हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ भूल भुलैया 3 मूवी को। हम लोग जब छोटे थे, जरूर याद होगा 2007 में भूल भुलैया एक कल्ट क्लासिक हॉरर कॉमेडी मूवी थी। इस जॉनर के बारे में तब किसी को पता भी नहीं था, मुझे भी नहीं। मैं तो उस टाइम बहुत छोटी थी, आई थिंक 2nd या 3rd क्लास में थी। 2007 में आपकी क्या एज थी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज आप लोग देखिए, एक के बाद एक हॉरर कॉमेडी निकल रही है और सुपर डुपर हिट भी हो रहा है। तो उसी कल्ट क्लासिक का एक और पार्ट मतलब पार्ट 3 आ चुका है। तो ज्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इत्मीनान से सुनिएगा। और सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एडिटिंग में। अभी मैं न्यू हूँ तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट तो करिए। तो मूवी की स्टार्ट रक्त घाट में 200 साल पहले होती है, जिसमें कोई लड़की आमिजे तुम्हार सॉन्ग पर डांस कर रही होती है। तो रक्त घाट के जो महाराजा होते हैं वो अपने आदमियों के साथ आते हैं और इस डांस कर रही हुई लेडी को घसीट कर बाहर ले जाते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं। और रात को उस नाचने वाली औरत की आत्मा फ्लेम से निकलती है और वो जो मास्क गिरा हुआ होता है उसे अपने चेहरे पर लगा लेती है। फिर यह आत्मा उस इंसान को मारती है जिसने इसे जलाया था। और यहीं पर सीन कट होता है, फिर प्रेजेंट टाइम में आता है, जिसमें हमें दिखाया जाता है हमारा सबका फेवरेट रूह बाबा, जिनका असली नाम तो रेहान होता है। और आज भी वो अपनी सर्विस में लगे हुए हैं भूत पिशाच को भगाना, जो कि असल में होते नहीं फिर भी वो भगाते हैं। आपको तो पता होगा ना, तो ये भूत को भगाता है ना भूत इसके अंदर आता है। लोगों को ठगना इसका एक पेशा होता है, क्योंकि इनका मानना है ना तो भूत आपके ऊपर कोई केस कर सकते हैं और ना ही आपके लिए कोई स्टैंड ले सकते हैं। इनका तो ये भी मानना है कि भूत होते ही नहीं है। अभी भी वो एक फैमिली से बात कर रहे हैं। ये जो आपका नेकलेस है ये भी शापित है, तो आप इसे रूह बाबा को दे दीजिए, वो शुद्धि करके आपको वापस कर देंगे। और इंडियन मेंटेलिटी तो आपको पता ही है, इसके ऊपर काला साया, भूत प्रेत वगैरह वगैरह की बातें सुनकर वो उसको दान तो क्या छोड़ ही देते हैं, चाहे वो शुद्धि करके वापस क्यों ना मिल रहा हो। तो आज भी इसे किसी ने बुलाया है, उसकी बेटी मर चुकी है, उसकी आत्मा से बात करने के लिए। वो जाते हैं, उसके फोटो देखते हैं और शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो इतनी सुंदर थी। और फिर वो पूछते हैं कि वो कैसे मारी गई। तो फिर उसके पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर थी, सुंदरता का प्रशंसा मत करके मेरी बेटी से आप बात करवाओ, मैंने आपको इसीलिए बुलवाया है। आत्मा तुम्हारे अंदर आ सकती है ना। और तुमको मैं ये भी बता दूं, हमारे पूर्व पुरुष राजा जी थे और हम लोग राजा जी के वंशज हैं, रॉयल फैमिली। अगर तुम मेरी मरी हुई बेटी से मेरी बात करवाते हो तो मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। और पैसे का नाम सुनते ही रूहान फिर से नाटक करना शुरू कर देता है और उसके अंदर कोई आत्मा नहीं आती, वो हमेशा फेक आवाज निकाल के लोगों को पागल बनाता है। पर इस बार वो खुद डर जाता है क्योंकि जो मरी थी मीरा वो खुद इसे डरा देती है और उसका वीडियो बना के इसे ब्लैकमेल करने का बोलती है। और ये बोलती है कि मुझे पता था कि तुम ढोंगी हो और ये मेरे पापा नहीं, ये मेरे मामा जी हैं। और अभी सुनो, तुम्हारा ये वीडियो हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अगर इसे हमने सोशल मीडिया पर डाल दिया ना तो तुम्हारा बिजनेस पूरा चौपट हो जाएगा। इससे अच्छा तुम हमारे साथ रक्त घाट चलो और हमारा एक छोटा सा काम कर दो, उसके बदले हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। तब रूह बाबा मना कर देते हैं। तो फिर मीरा कहती है कि बस एक आत्मा को भगाने का नाटक करना है, उसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगी। 1 करोड़ रुपए का नाम सुनते ही रूह बाबा तो झट से मान गए। और रूहान जाने के लिए इसलिए रेडी हो गया क्योंकि उसे लगता है कि आत्मा तो होती ही नहीं है, कि आखिर में यही प्रूफ हुआ ना, जो मरी थी मीरा आखिर में नाटक कर रही थी पर वो भी फेक ही साबित हुई। उसने यही सोचा कि कोई ना कोई तो मिस्ट्री होगी जो कोई सॉल्व नहीं कर पा रहा होगा, ये जाके सॉल्व कर देगा और झट से अपने 1 करोड़ रुपए वहाँ से लेके निकल लेगा। फिर मीरा और मामा जी इसे लेकर जाते हैं रक्त घाट। रक्त घाट एक पुराना गांव है जहाँ पर एक महल है, जिसके इर्द गिर्द बहुत सारे खंडर और जंगल भी है। उसी के बीच में है एक राजमहल, जो कि अब एक खंडर बन चुका है। लोग उसमें रहते नहीं है, राजमहल के लोग सामने रहते हैं, जो कि एक तबेले जैसा है क्योंकि राजमहल के ऊपर किसी का श्राप है। फिर हम देखते हैं राजा जी से रूहान मिलते हैं, जो कि राजा जी अपने अंगरक्षक बॉडीगार्ड को ही व्हील चेयर पर घुमा रहे हैं। रूहान उन्हें राजा जी समझकर नमस्ते करता है। फिर उसे पता चलता है कि इन लोगों की हालत बहुत ही तंगी है, इसके पास कोई पैसा नहीं है। जब से राजमहल के ऊपर श्राप लगा है तब से ये लोग ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं। ये इनकी नहीं, इनके पूर्वजों की करतूत है, उनके टाइम से ये श्राप चला आ रहा है और यह पूर्वज के दर पूर्वज के ऐसे गरीब बने हुए हैं। फिर रूहान को बताया जाता है कि असलियत में घटना क्या है। असलियत में उस महल के ऊपर मंजुलिका की आत्मा का श्राप है, कोई उस महल के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए राजा और उसकी फैमिली सारे लोग रहते हैं तबेले में।
और मीरा है राजा जी की पुत्री। अब यह तो इन सारे नाटक में मानती नहीं है, तो चाहती है कि रूहान नाटक करके अंदर जाए, दरवाजा वगैरह खोले जिसके अंदर मंजुलिका की आत्मा वगैरह है, सबको बता दे कि भूत पिशाच जैसी चीज नहीं होती। फिर वो महल बिकेगा 1000 करोड़ में और रूप बाबा मतलब रूहान को मिलेगा 1 करोड़। सबके प्रॉब्लम सॉल्व और मीरा को भी अच्छे खासे पैसे मिलेंगे और ये लोग इस गरीबी से बाहर आएंगे। पूर्वजों का महल है पर बेच नहीं सकते क्योंकि भूत का श्राप है और भूत के श्राप को मिटाने के लिए एक ढोंगी बाबा को लाया गया है जो कि है रूहान, क्योंकि ना रूहान भूतों पे मानता है और ना मीरा, क्योंकि अगर भूतों पे रूहान मानता तो कभी वो इधर आता ही नहीं। इसलिए मीरा ने जानबूझ के रूहान को बुलाया और मीरा रूहान को सब कहानी बता देती है क्योंकि रूहान भी पहले से प्रिपेयर रहे। पर मीरा के फादर और उसके घर वाले कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकते कि घर में भूत नहीं है। ये पूरे गांव वालों के साथ राजमहल के पूर्वजों को भी पता है और मीरा मॉडर्न किस्म की लड़की है, उसे इस सारी बातों पर विश्वास नहीं है। और रूहान के आने के बाद से ही महल में अनहोनी होने लगी है। फिर राजा जी तांत्रिक को बुलाते हैं और वो रूहान को देखते ही बोल देते हैं कि आप राजा जी के पुनर्जन्म हो, राजकुमार देवेंद्र नाथ की पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि रूहान जब इधर आया था तो रक्त घाट में गाँव के लोग भी उसे पहचान रहे थे और रूहान को ये सब कुछ वियर्ड लग रहा था कि गाँव वाले उसे क्यों देख रहे हैं। अब वो समझ पा रहा है कि उसकी शक्ल हूबहू राजकुमार देवेंद्र से मिलती है। तभी वो तांत्रिक भी बोलता है, मेरे पूर्वज बोल के गए थे कि राजमहल में किसी का तो पुनर्जन्म होगा, वो आके ही श्राप से आप सबको मुक्त दिलाएगा। आपका पुनर्जन्म हुआ है राजकुमार देवेंद्र। और रूहान तो तब खुद को राजकुमार मानने भी लगा था। भाई उसकी हाव भाव पूरा बदल चुके थे, लोगों को नौकरों की तरह ट्रीट करता था और आज महाउत्सव है, हमको हमारा राजकुमार मिल चुका है जो कि हमको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। हम दिखाते हैं कि उसे एकदम बढ़िया से कपड़े पहनाकर सिंहासन पर बिठाया जाता है, प्रजा के सामने ले जाया जाता है और यहाँ रूहान भी लंबी फेंकने लगता है कि मैं आप लोगों को मुक्ति दिलाऊंगा श्राप से, मंजुलिका को यहाँ से भगा दूंगा। रूह बाबा आ चुका है। भाई ये लड़का कहीं भी चले जाए खुद की तारीफ करना कभी नहीं भूलता और उसके साथ उसका चेला भी। फिर तभी हम देखते हैं कि एंट्री लेते हैं छोटा पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन और वो आते ही उसे ढोंगी बोलने लगते हैं और कहते हैं कि इसमें तो बाबा का प भी नहीं है। फिर कोई पूछता है कि प तो बाबा में आता ही नहीं, तो वो कहते हैं कि पाखंडी में तो प आता है। तब वो बोलते हैं कि ये कोई बाबा बाबा नहीं है, ये पाखंडी है, ढोंगी है, इसकी बातों में आप लोग मत आइएगा, ये कुछ भी नहीं करने वाला, ये सिर्फ आपके पास आपके पैसे हड़पने के लिए आया है, ये झूठा है, इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर रूहान उधर भी कोई तिकड़म लगाता है और वो कहता है कि मेरे अंदर अभी आत्मा आ रही है, मुझे कुछ याद आ रहा है इन तीनों के बारे में। और इधर ये तीनों शॉक हो जाते हैं। फिर रूहान एक नाटक करता है कि उसके अंदर आत्मा आ गई है। वो कहता है कि इसका नाम नंटू, इसका नाम पंटू और इसका नाम टुनटुनी है। ये तीनों पिछले जन्म में मेरे दास हुआ करते थे, कोई मेरे हाथ दबाता था, कोई मेरे पैर दबाता था और ये टुनटुनी है जो मुझे पंखा करा करती थी। फिर क्या था, रूह बाबा इन तीनों को इनकी ही बात में फंसा कर मतलब पुनर्जन्म में खजाना चोरी का इल्जाम लगाकर इन तीनों को फंसा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है दुर्गा पूजा पर। यहाँ पर मंजुलिका के पुतले को जलाया जाता है तो महल में वो दरवाजा खुल जाता है जिसमें मंजुलिका कैद थी। जी हाँ, ऐसा कैसे हुआ ये तो हम अभी नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा ही दिखाया जाता है। और ऐसा होते ही हम अगले दिन महल में विद्या बालन के कैरेक्टर को आते हुए देखते हैं जो कि अपना नाम मलिका बताती है और वो क्राउन हेरिटेज रीस्टोन कंपनी से आई थी। बाद में मीरा कहती है कि इस कंपनी से तो कौशिक नाम का बंदा आने वाला था, तो मलिका बताती है कि वो लंबी छुट्टी पर गए हैं। फिर मीरा कॉल करती है तो वो कॉल नहीं उठाते, तो मलिका कहती है कि मैंने कहा ना आपको कि वो लंबी छुट्टी पर गए हैं। मलिका के आने के बाद अजीब चीजें होना स्टार्ट हो जाती हैं, लाइक रूहान को नाइटमेयर्स आते हैं और एक रात रूहान के कमरे के रेडियो अपने आप चालू हो जाती है जिसमें से मंजुलिका की आवाज आती है और मंजुलिका उसको धमका रही होती है। फिर इधर राजकुमार देवेंद्र नाथ की पेंटिंग में अपने आप आग लग जाती है और इन सब के अलावा मलिका भी बहुत सस्पिशियस बिहेव कर रही थी, लाइक चाकू से मक्खी को मार देना और इतना परफेक्ट निशाना तो सिर्फ मंजुलिका का ही था। इस सब के दौरान टिल्लू भी रक्तघाट आ जाता है क्योंकि इनके फ्रॉड वाला धंधा पुलिस को पता चल गया था। कोई एसीपी राठौर इनके पीछे पड़ा था, मतलब अब टिल्लू भी रूहान के साथ रक्तघाट में ही रहेगा और रूहान भी यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि बाहर एसीपी राठौर से पकड़े जाने का खतरा है। खैर उस रात महल में रूहान के साथ काफी असाधारण गतिविधियाँ होती है। इनफैक्ट मंजुलिका वाला कमरा खुल जाता है और वहाँ से एक भूतिया आकृति चिल्लाने लगती है जिसे देखकर मीरा और रूहान दोनों ही डर जाते हैं। फिर मलिका रूहान का हाथ पकड़ के उसे मंजुलिका के कमरे में ले जाती है और
जो औरत वहाँ चिल्ला रही थी, मलिका उसे एक जोरदार चाटा मारती है, जिससे हमें पता चलता है कि ये काम तो पंडिताइन का था। इससे हमें पता चलता है कि अभी तक जितनी भी असाधारण गतिविधियां हुई थी उसके पीछे छोटा पंडित, बड़े पंडित और पंडिताइन का हाथ था। ये सब मिलकर रूहान को डरा रहे थे, चाहे वो पोर्ट्रेट जलना हो, रेडियो से आवाज आना हो या कुछ भी। इन तीनों की प्लानिंग प्लॉटिंग थी। पर सवाल ये है कि ये तीनों ऐसा कर क्यों रहे थे। दरअसल ये लोग हल्दी घाट से थे और वहाँ तूफान आने की वजह से ये लोग अपने रोल्स रॉयस में बैठकर यहाँ आ पहुँचे। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि रोल्स रॉयस कोई कार नहीं, इनकी दो बैलों का नाम है, जिसका एक का नाम रॉल्स होता है और एक का नाम रॉयस होता है। तो तब से ये लोग इस महल में रहने लगे और ये बताते हैं कि जब हम आए थे तब मंजुलिका का कमरा तो पहले से ही खुला था। तीनों उसी कमरे में रहने लगे और जिंदगी भर इसी कमरे में रहने का इन लोगों का प्लान था, इसीलिए आते जाते लोगों को ये डराते थे। और इन लोगों ने मंजुलिका के कमरे को भी वापस से सील कर दिया ताकि किसी को पता न चले कि ये लोग यहाँ रहते हैं। लेकिन रूहान के आने के बाद तो कमरा खोल दिया जाता और इनका भांडा फूट जाता और इन्हें महल से निकाल दिया जाता। इसीलिए ये लोग रूहान को डरा रहे थे ताकि वो डर के यहाँ से भाग जाए। लेकिन मलिका के कारण इनका पोल खुल चुका था। बेसिकली वापस से ही नैरेटिव सेट हो गया कि महल में कोई भूत नहीं है। और ऐसे में रूहान ने सोचा कि वो दुर्गा अष्टमी तक वेट नहीं करेगा। उसने सोचा कि कल ही गाँव वालों के सामने इस दरवाजे को खोलकर मंजुलिका को भगाने का नाटक करेगा। यहाँ वो मंजुलिका की एक्टिंग करने के लिए मलिका को कहता है, जो कि मान भी जाती है। फिर अगले दिन गाँव वालों के सामने यही सब नाटक किया जाता है। यहाँ पर मंजुलिका कुछ ज्यादा ही अच्छी एक्टिंग कर देती है अकॉर्डिंग टू रूह बाबा। फिर दरवाजा खुलते ही रूह बाबा सबको कहते हैं कि मंजुलिका की आत्मा जा चुकी है, अब सब कुछ ठीक है। फिर ये खबर राज पुरोहित तक पहुंचती है और ये सुनकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो आकर यही कहते हैं कि मैंने आपको कहा था कि दुर्गा अष्टमी तक आपको ये दरवाजा नहीं खोलना है, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। तभी मीरा उन्हें सब कुछ बात बता देती है। महल को खरीदने वाले लोग भी आएंगे ही, लेकिन रिस्टोरेशन के वक्त एक दीवार टूटती है जिसके पीछे एक सीक्रेट पैसेज था। इस पैसेज के अंदर जाने पे एक खुफिया तहखाना जैसा कुछ आता है, जहाँ एक और दरवाजा जो कि भैरव कवच से ही लॉक थी। यहाँ पर राज पुरोहित जी कहते हैं कि दुर्गा अष्टमी से आने से पहले इस दूसरे दरवाजे को तो आप लोग बिल्कुल भी मत खोलना, मुझे पहले इस बारे में पता करना पड़ेगा। अब इस दूसरे दरवाजे से प्रॉब्लम ये थी कि अगर इसके बारे में जो महल खरीदने आने वाले हैं उनको या गाँव वालों को पता चलता तो ये महल नहीं बिक पाएगा और न ही उन्हें कोई उधार दे पाएगा। इसलिए रूहान करंट महाराजा को मना लेता है कि ये लोग आज ही दरवाजा खोलने वाले हैं। फिर क्या था, देर रात महाराजा की उपस्थिति में रूहान दूसरा दरवाजा भी खोल देता है और उसके अंदर जाके देखता है तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। पर ऐसा करते ही कौवे बाहर निकलते से ही महल के ऊपर मंडराने लगते हैं। अब तक राज पुरोहित भी पुस्तक से ज्ञान लेकर यहाँ पर आ चुके थे और दरवाजा खुलने की खबर सुनते ही वो बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो गए थे। राज पुरोहित जी बताते हैं कि आज से 200 साल पहले महाराज की एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटी थी। एक का नाम था मंजुलिका और एक का नाम था अंजुलिका। यहाँ बताया जाता है कि अंजुलिका भी मंजुलिका से कुछ कम नहीं थी और अब जब दूसरा दरवाजा खुल जाता है तो प्रलय आना तो निश्चित है। इसी के पैरेलल में हम माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अब महल की तरफ आ रही थी और यहीं पर इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद हमें 200 साल पुराना सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मंजुलिका और अंजुलिका दोनों ही दरबार में नृत्य कर रही होती है। नृत्य के बाद महाराजा घोषणा करते हैं कि उनका अगला उत्तराधिकारी उनका बेटा देवेंद्रनाथ होगा और ये सुनकर मंजुलिका और अंजुलिका दोनों जल भुन जाती हैं। और यहाँ हम देवेंद्रनाथ की पत्नी को भी देख पाते हैं, जिसकी ठुड्डी मीरा से बहुत मिलती जुलती है। इसका रिवील पूरी मूवी में नहीं किया गया है, मैं भी इसमें कुछ नहीं कह सकती। खैर, अब हमें फिल्म में माधुरी दीक्षित के कैरेक्टर को महल के अंदर दिखाया जाता है और वो अपने इंट्रोडक्शन में खुद को सूर्य देवी की महारानी मंदिरा देवी बताती। वो महल को खरीदने आई थी और वो कहती है कि मैं मंजुलिका के कमरे में रहूंगी और वो चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मंदिरा और मलिका आमने सामने खड़ी थी और दोनों ने एक दूसरे का गला पकड़ लिया था और इस सीन को देखकर मानो ऐसा ही लगता है कि ये दोनों ही अंजुलिका और मंजुलिका है। इनफैक्ट इनके मिलने के बाद बहुत सारे कौवे भी महल से टकरा के मारे जाते हैं और ये सब असाधारण गतिविधियां महल के सारे लोग देखते हैं। अब आगे भी कुछ चीजें होती हैं, लाइक मंदिरा मंदिर में नहीं जाती क्योंकि वो भगवान में नहीं मानती है और रूहान और मीरा के बोलने पर वो उन्हें चिल्ला देती है और फिर अपने आप को शांत करते हुए कहती है कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान पे बिलीव नहीं करती। उसके बाद मलिका और मंदिरा का मेले के अंदर टग ऑफ वॉर होता है, जिसमें रस्सी ही टूट जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं। अब यहाँ एक फनी चीज होती है, जो करंट महाराज होते हैं वो प्रजा को कौवा बिरयानी खिलाते हैं और ये वही कौवे होते हैं जो महल में कल शाम को गिर चुके थे और एक्टर भी वही सेम विजय राज है जो कि रन मूवी में थे और ये उन्हीं का डायलॉग है, कौवा बिरयानी
बिरयानी बहुत फेमस हुआ था उस टाइम पर। अब आगे कुछ और कॉमिक सीन्स है। लाइक रूहान से कहा जाता है कि तुम्हारा काम हो गया है, तुम 1 करोड़ रुपए लो और यहाँ से निकलो। लेकिन रूहान यहाँ पर लड़की की आवाज निकाल कर करेंट महाराजा को बिलीव दिला देता है कि उनकी जो पत्नी है वो रूहान के अंदर आ चुकी है, मतलब उनकी आत्मा रूहान के अंदर आ गई है और वो उनसे बात कर रही है, जो कि चाहती है कि रूहान और मीरा का विवाह हो जाए। सब मान भी जाते हैं इंक्लूडिंग मीरा, क्योंकि मीरा और रूहान एक दूसरे को चाहने भी लगे थे। उसके बाद पंडित इन ट्रायो को एक मंचूरिका की तस्वीर मिलती है, पर इससे पहले मीरा उस तस्वीर को देख पाती, मलिका तस्वीर के चेहरे पर पेंट गिरा देती है ताकि चेहरा किसी को पता न चल सके। ऐसे में मीरा इस तस्वीर को रिस्टोर करवाने के लिए शहर भेज देती है। फिर एक और असाधारण गतिविधि ये होती है कि मामा जी पर शाही ड्रेस हमला कर देती है और सीन ऐसा दिखाया जाता है मानो ये हमला मंदिरा मतलब अंजुलिका ने कराया है। खैर आगे मंदिरा 1000 करोड़ में ये महल खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, पर उसकी एक शर्त रहती है, वो इस पेपर पे साइन तभी करेगी जब दुर्गा अष्टमी होगी, उसके अकॉर्डिंग वो शुभ दिन है। यहाँ हमें स्ट्रेंज लगता है कि मंदिरा तो पहले कह रही थी कि वो भगवान में नहीं मानती है, तो फिर अब वो दुर्गा अष्टमी को शुभ दिन कैसे मान सकती है। दुर्गा अष्टमी 2 दिन बाद था और 2 दिन तक इस भूतिया महल में रहना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि राजघराने में लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर भूत अब भी है और ये लोग कैसे भी करके महल को बेचना चाहते थे। तभी सीन में एंट्री होती है विकी खन्ना नाम के एक रिच व्यक्ति की, जो कि तुरंत ही आज के आज ही 1000 करोड़ देकर इस महल को खरीदने के लिए तैयार था। यहाँ पर करेंट महाराज मान जाते हैं कि ठीक है, विकी खन्ना को ही महल दिया जाएगा और विकी खन्ना महल को रीडिजाइन करना चाहता था। इनफैक्ट वो महल का सिंहासन भी अपने साथ ले जाना चाहता था और उसने ऐसा करा, गाड़ी में महल का सिंहासन रखवा भी लिया। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि विकी खन्ना के कार पर मास्क लगाकर एक आत्मा ने अटैक कर दिया, मतलब ओवरऑल विकी खन्ना मर चुका होता है और महल का सिंहासन भी अपने आप महल में आ चुका होता है। अब अगले दिन होता ये है कि मीरा को मलिका महल के सिंहासन पर बैठी दिखाई देती है, जो कि मीरा को डरा देती है। सिंहासन को उठाकर मीरा को भगा देती है। फिर मीरा भागते हुए रूहान को ये सब बताने जाती है, पर शॉकिंगली मीरा देखती है कि मलिका वहीं बैठी हुई है। उल्टा रूहान उसे बताता है कि विकी खन्ना अब जिंदा नहीं है। ये सुनकर मंदिरा बहुत हंसने लगती है और पेपर्स पकड़ाकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मलिका भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मीरा और रूहान सोचते हैं कि इन दोनों में से ही कोई मंजुलिका है। अब रात में रूहान उसी सीक्रेट रास्ते से होते हुए जा रहा था जहाँ पर मंदिरा और मलिका बैठी हुई थी। वो यही कहती है कि वो यही जानना चाह रहा है ना कि हम दोनों में से मंजुलिका कौन है। और इसके बाद वो उसका गला पकड़ लेती है। तभी रूहान की आंखें खुल जाती है, मतलब ये एक सपना था। फिर वो देखता है कि उसके बगल में मीरा सोई हुई होती है। वो सोचता है कि ये कब हुआ। फिर वो मीरा को उठाता है और वो बताता है कि वो सामने मास्क वाला भूत खड़ा है। फिर मीरा अचानक से उठती है, जोर से चिल्लाती है और हंसती है, फिर वापस सो जाती है, जिससे रूहान बहुत ज्यादा ही डर गया था। इसके चलते वो पूरी रात महल के बाहर ही काटता है। छोटा पंडित और उसके गैंग बैठे हुए थे और वहाँ पर विकी खन्ना आ जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही डरावना लग रहा था। ये उनको डराता है, पर असल में ये और कोई नहीं, यही मास्क वाली आत्मा। ये भागते हैं, पर तभी एक इनविजिबल वॉल इनको रोक देती है, जिसपे नेटफ्लिक्स वाला जोक भी आया था। रूहान भी डर के मारे मीरा को हट बोलकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन होता ये है कि रूहान वहाँ से गाड़ी में तो निकलता है, पर वो घूम फिर कर वापस से महल के सामने ही आ जाता है। इनफैक्ट पंडित गैंग भी यही करते हैं। वो अपने रोल्स रॉयस मतलब बेल के साथ भागने लगते हैं, पर यहाँ पर वो भी घूम फिर कर वहीं आ रहे होते हैं और यहाँ तक कि बेल उनको छोड़कर भाग भी जाती है। इस बीच एक ट्रेजेडी भी हो जाती है कि छोटा पंडित पहाड़ों से नीचे गिर जाता है। यहाँ पर पुरोहित जी ने स्पेशल तेल को रेडी कर दिया था। अब जिस तेल को मंजुलिका की आत्मा पर छिड़कना था, उसको बड़ा पंडित और पंडिताइन अपने सर में लगा लेते हैं। यहाँ पर मीरा के साथ कुछ होता है, जो कि अजीब सी हरकत करती है। उसने सपना देखा था कि वो अपने आप को आग लगा रही है, जिसमें रूहान भी उसके साथ जल रहा है। तो रूहान उसे जैसे तैसे बचाता है और गले लगा लेता है। फिर मीरा उसे बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो आखिरी में मंदिरा के साथ में थी। फिर वो गुस्से में आकर मंदिरा पे गुस्सा करने लगता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मलिका मंदिरा पे हमला कर देती है। मलिका मंदिरा को नीचे पटक देती है और यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि वही मंजुलिका है। यहाँ पर मलिका रूहान का गला पकड़ लेती है और रूहान भी उसके आसपास तेल गिराकर उस पर आग लगा देता है, जिससे मलिका उस घेरे में फंस जाती है। फिर यहाँ पर वो मंदिरा से उसके हालचाल पूछता है, तो मंदिरा जोर जोर से हंसने लगती है कि वही मंजुलिका है और उसने गलत बहन को जलाया है। जो पेंटिंग लाल रंग से ढक गई थी, जिसे रिस्टोर करने के लिए शहर के बाहर भेजा गया था, वो वापस आ चुकी थी। मतलब उसका फोटो मीरा के फोन पर आ चुका था, जिसमें मंजुलिका विद्या बालन ही निकलती है, जिसमें उन्हें बचाने के लिए अचानक से जवान आ जाता है, जिसको देखकर पूरा थिएटर इतनी जोर से ताली बजा रहा था। पर यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि वो कोई और नहीं बल्कि छोटा पंडित होता है। लेकिन यहाँ पर मंदिरा उसे पीट पाट के सही कर देती है। फिर रूहान मंदिरा पर भी तेल डालने वाला होता है, लेकिन मलिका उसे रोक देती है कि ये मंजुलिका नहीं है। और फिर मलिका कहती है कि ये सही वक्त है सबके सामने आने का, राज पर से पर्दा हटाने का। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर असल में मलिका और मंदिरा तो इंसान है, असली भूत तो कोई और है। इनके अंदर एक
आत्मा आ रही थी जो कि उस रात दरवाजा टूटने के बाद आजाद हुई थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्र नाथ की थी। हाँ, रियलिटी में ये था कि देवेंद्र नाथ हमेशा से लड़के के अंदर लड़की थी। उसे गाना और नाचना बहुत पसंद था। एक रात वो गुनगुना रहा था और उसकी दोनों बहनों ने सुन लिया। फिर उससे सब कुछ पूछा और उसने उन्हें अपनी बहनों पे भरोसा करके बता भी दिया कि वही रातों को नाचता है और गाता है। फिर वो दोनों उसे कहती हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है, चलो हमें नाच के दिखाओ, हम तुम्हारे लिए गाना गाएंगे। फिर वो कहता है कि मुझे अपनी बहनों पे बहुत भरोसा है और मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर चुपके से मंजुलिका अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि देखो, जिस बेटे को आपने चुना था वो असली में मर्द है ही नहीं। बस फिर क्या था, वही स्टार्टिंग वाला सीन आता है जहाँ पर एक लेडी को थप्पड़ मारा गया था, पर वो एक लेडी नहीं थी, वो देवेंद्र नाथ था जिसे जिंदा जला दिया गया। मतलब यहाँ पर कभी मंजुलिका थी ही नहीं, देवेंद्र नाथ ही था जिसे भी गेट खोलने के बाद आजाद किया गया था। लेकिन एक राजा के लिए बहुत ही बेइज्जती वाली बात हो गई थी, इसीलिए उसने अपनी ही बेटियों को राज्य से निकाल दिया। इन लोगों ने सिंहासन के लालच में आकर अपने ही भाई की बेइज्जती करा दी। वो लोग चाहते तो अकेले में आकर भी अपने पिता को बता सकते थे। यहाँ देवेंद्र को जिंदा जला दिया गया, शायद उसकी बीवी को भी जला दिया गया होगा। तभी मीरा को ऐसा सपना आया। देवेंद्र नाथ की आत्मा ने अपने पिता और बाकी सैनिकों को मार तो दिया, लेकिन पुरोहित जी ने पंडितों के साथ मिलकर उसे बंद कर दिया उसी दरवाजे के पीछे, और उसके ऊपर एक सेम दरवाजा बनवाया ताकि कोई उस सीक्रेट दरवाजे तक पहुंच ही ना पाए। बात रही अंजुलिका के बारे में, तो राजा के परिवार वालों ने इतिहास के पन्नों से उसे पूरी तरह से मिटा दिया गया था, और तभी किसी को राजा की 2 बेटियां हैं ऐसा नहीं पता था। सब जगह ये कहानी फैलाई गई थी कि देवेंद्र नाथ को मंजुलिका ने मारा है और फिर मंजुलिका को ही जलाया गया था। उसी की आत्मा वहाँ पर महल में कैद थी। मतलब यहाँ पर पूरी कहानी को ही उल्टा पुल्टा कर दिया गया था ताकि राजा की बदनामी ना हो। फिर सीन बताया जाता है करंट का, जिसमें देवेंद्र की जो आत्मा होती है वो रूहान के हाथ से तेल लेकर फेंक देती है, और वो सब कुछ जलाने वाला होता ही है कि तभी वो नोटिस करता है कि वो खुद उस तेल पर खड़ा होता है, जिसके चलते उसकी आत्मा वही कैद सी हो जाती है। फिर पुरोहित जी कहते हैं कि असल में अंजुलिका और मंजुलिका का मलिका और मंदिरा के रूप में पुनर्जन्म हुआ है, कि रूहान का पुनर्जन्म हुआ है। और शुरुआत से ही मंदिरा और मलिका के साथ जो भी नेगेटिव चीजें हो रही थी वो देवेंद्र नाथ की आत्मा करवा रही थी। शुरू में जो एक दूसरे का गला पकड़वाया था वो भी देवेंद्र नाथ ने करवाया था। वो चाहता तो उन्हें मार सकता था, पर वो उन्हें तड़पा तड़पा के मारना चाहता था। लेकिन यहाँ पर दोनों बहनें अपनी की हुई गलतियों को नहीं दोहराती। उन्हें याद आता है कि देवेंद्र कितना मासूम था, वो अपनी बहनों पर हमेशा भरोसा करता था। इसीलिए मलिका और मंदिरा उससे माफी मांगती है कि उन्होंने उसके साथ गलत किया। वो चाहे तो उनको मार दे लेकिन बाकी सबको छोड़ दे। यहाँ पर देवेंद्र हमेशा से यही चाहता था कि उसे रिस्पेक्ट मिले और प्यार मिले, जिसके चलते उसके आंसुओं के साथ ही उसका गुस्सा जो है वो बह जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि मलिका ने कौशिक जी को मारा नहीं था, वो असल में लंबी छुट्टी पे गए थे, मतलब गोवा गए थे। वो यहाँ इसीलिए आई थी क्योंकि बचपन से उसे महल के सपने आया करते थे। मंदिरा बताती है कि उसका असली नाम तो मंदिरा है ही नहीं, वो तो किसी और ही काम से यहाँ पर आई थी, पर महल में आते से ही वो खोसी गई। फिर उससे सब पूछते हैं कि तुम्हारा रियल नेम क्या है, तो वो बताती है कि मेरा रियल नेम है एसीपी राठौर। यहाँ वही एसीपी की बात हो रही है जो रूहान को पकड़ने वाली थी, पर उस टाइम पे जेंडर क्लियर नहीं हुआ था कि वो मेल है या फीमेल। लेकिन अब शायद वो ऐसा नहीं करने वाली, और इन दोनों को ही अपना पिछला जन्म याद आ चुका था, और अब इनके मन में महल को लेकर वो लालच भी नहीं था, क्योंकि लालच कितनी बुरी बला होती है ये तो आप लोगों ने पूरी मूवी में देख ही लिया होगा। और इसी के साथ मूवी खत्म। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी भूल भुलैया 3 की पूरी एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर मैं मूवी की कोई बुराई नहीं करूंगी क्योंकि मैं खुद देखकर आई हूँ और मुझे जहाँ तक लगा है कि ये मूवी 1 टाइम वॉचेबल तो है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आप लोग अगर भूल भुलैया से इसे कंपेयर करेंगे तो वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ओरिजिनल होता है। इसे और आसान भाषा में बताना चाहें तो आप भूल भुलैया का मल्टीवर्स वाला चीज समझ लेना। लेकिन फिर आप लोग बताना कि अगर आप लोगों ने इस मूवी को देखा तो आपको ये मूवी कैसी लगी। हालांकि मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मूवी अच्छा खासा पैसा जरूर कमा लेगी, क्योंकि जो थिएटर्स थे वो पूरे ही फुल थे, यहाँ तक कि हमें एडवांस में टिकट बुक करनी पड़ी थी। एनीवेज, आप लोग मुझे प्लीज बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूले। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दे, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और मूवीज का एक्सप्लेनेशन लेते आऊँ।